Welcome again, students, in my YouTube channel. Hope you are enjoying online study with me. It is my humble request, kindly subscribe my channel and like the video and press the icon button for further notification. Share my channel with your friend and relatives also. Today we will solve some most important MCQ related to microeconomics and statistics. In this we will cover three chapter from both the books. Let's start. The first question is, what is marginal utility? अब आपने पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. देयर आर 4 ऑप्शन या 4 ऑप्शन है आपके पास. देन करेक्ट आंसर इज एडिशनल यूटिलिटी. जब कंज्यूमर एक एडिशनल कमोडिटी को यूनिट को कंज्यूम करता है तो वो जो रिसीव्ड जो यूटिलिटी होती है इज कॉल्ड एडिशनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये सेकंड वाला हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. ये आपने पढ़ा होगा, इसका डायग्राम पढ़ा है. जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है देन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0. मैं शॉर्ट में आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ. आपने जो पढ़ा था इसका डायग्राम, ये इस पॉइंट पे आपके पास MU जो है 0 होता है. यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका MU जो है मैक्सिमम होता है, इसके बाद वो डिक्लाइन होने लगता है. सो द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी. अभी डायग्राम बनाया था, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी. पहला ऑप्शन है इंक्रीज, सेकंड रिमेन कांस्टेंट, देन डिक्रीज एंड इक्वल टू 0. करेक्ट आंसर इज डिक्रीज. डिक्रीजेस मतलब वो कम होने लगता है. अगेन डायग्राम बना के बता देते हैं. दिस इज द MU कर्व. ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपके पास जो MU है ये नेगेटिव हो जाएगा. अब जब आप यहाँ से चलते हैं MU मैक्सिमम इस पॉइंट पे होता है और बाद में जब MU नेगेटिव होगा तो TU कम होने लगता है. That is why the option C is correct answer. Question 4, as long as marginal utility is positive. जब तक marginal utility positive रहता है total utility increases. The correct option first वाला जो होगा, जब तक आपके पास marginal utility positive रहता है तब तक total utility increase होता रहेगा. बट वो किस रेट से increase होता है? diminishing रेट से. तो यहाँ diminishing रेट तो दिया नहीं है तो correct answer increases आएगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब मनी का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? फर्स्ट है वैल्यू ऑफ मनी, एक्सचेंज रेट, वर्थ ऑफ रुपीज, ऑल ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर है वर्थ ऑफ रुपीज. क्वेश्चन नंबर 6, इन विच अप्रोच वी कैन रिप्रेजेंट यूटिलिटी इन नंबर्स. कौन से अप्रोच में हम यूटिलिटी को 1 2 3 नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? आपने 2 अप्रोच पढ़े, इंडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी एनालिसिस. तो ये जो व्हेन वी कैन रिप्रेजेंट द यूटिलिटी नंबर्स, दिस अप्रोच इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. तो यहाँ अपने पास आ जाएगा यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच है. ठीक, ये करेक्ट आंसर होगा. यहाँ आप इसको 1 2 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप इस थ्योरी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट डू मीन बाय डिस्टिंक्ट कंपोनेंट? इसका मतलब आप यही समझ ले इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा नहीं है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंपोनेंट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये तीनों होते हैं. बट यहाँ नॉट पूछा है, इट मीन्स नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन. आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में 8 में नन ऑफ दीज होगा. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेविंग. सेविंग क्या होता है? अब सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सेंटी ऑफ कंज्यूम. मतलब इनकम का वो पार्ट जिसको आप कंज्यूम नहीं करते हैं, इट कॉल्ड सेविंग. क्वेश्चन नंबर 10, यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय. यूटिलिटी जो एनालिसिस अप्रोच किसने दिया था? अभी ऊपर मैंने बोला था प्रोफेसर मार्शल हो जाएगा. ठीक, प्रोफेसर हिक्स का तो आपको पता है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी था.
तो आपका ऑप्शन जो लास्ट वाला है प्रोफेशन मार्शल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मेन अजम्पशंस क्या है? फर्स्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये तो आईसी इंडिफरेंस कर्व का होता है। कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ कमोडिटी ये होता है, एंड कंजप्शन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी, ये दोनों अजम्पशन है यूटिलिटी एनालिसिस के। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्टैटिक्स? सिंपल क्वेश्चन है, इट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसको कि आप 1 2 3 नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक कैरेक्टरिस्ट ऑफ रिसोर्सेज आर। रिसोर्सेज के बेसिक कैरेक्टरिस्ट क्या है? फर्स्ट स्केर्सिटी, अल्टरनेटिव यूज, ये दोनों होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बोथ। क्वेश्चन नंबर 14, इकोनॉमिक्स इज अ ब्लैंक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, देन करेक्ट आंसर इज साइंस। इकोनॉमिक्स को ह्यूमन बिहेवियर का साइंस बोला जाता है। वैसे इकोनॉमिक्स आर्ट और साइंस दोनों होता है, बट when we study the human behavior under economics then it is called science। तो इसका साइंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एसेंस इनमें से क्या है? स्केर्सिटी, चॉइस, अल्टरनेटिव यूजेज और बोथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? जो एसेंस है वो स्केर्सिटी, इसका एसेंस होता है। क्या होता है? द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी, क्योंकि जब स्केर्सिटी होगा तभी प्रॉब्लम राइज होती है, तभी हम उनको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे ये ऑफ डबल बार आ गया, तो इसको आप ओमिट कर दें, ये वाला, ये जो ऑफ है आपका, इट इज नॉट राइट हियर। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, हाँ ये वाला ऑफ आप हटा दें। यस, 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। दिस स्टेटमेंट डील्स, अब यहाँ डेटा दिया हुआ फैक्ट है, देन इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये पार्ट होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन 17, विच इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट और फिगर से आप नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है इसको वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है ये वैल्यू जजमेंट पे, सजेशंस पे, ओपिनियंस पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स विच कुड बी द मैटर ऑफ डिबेट। मतलब ऐसा कौन सा इकोनॉमिक्स है जिसमें कोई ऐसा मैटर ऑफ डिबेट नहीं होता, वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन नहीं होता है, देन इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये वेरीफेबल होते हैं फैक्ट्स और फिगर से। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी एंड सिंपल इकोनॉमी। तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के रेफरेंस में कौन सा सेंटेंस इनमें आपका ट्रू है? डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज वेरी हाई, बॉन्ड्स आर एनरोमस। देखो यहाँ ये तीनों ही सही हैं, देन ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच इकोनॉमी मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। अब लोगों के द्वारा ज्यादातर रिसोर्स कंट्रोल्ड होते हैं किस इकोनॉमी में? अब पीपल मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। रिसोर्सेज यहाँ पब्लिक के रिसोर्स होते हैं ना, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक इकोनॉमी। ठीक, सेंट्रल प्लान्ड सोशलिज्म होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच इकोनॉमी मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किस इकोनॉमी में रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल जो प्लान्ट होता है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 बोथ आर सेम आंसर इनका, बट जो क्वेश्चन को टर्न करके घुमा के देते हैं, मैंने इसीलिए इसको पेपर में डाला है। तो वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम इन वेरियस फॉर्म्स, सो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 22,
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज द आउटकम ऑफ। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस चीज का आउटकम होता है? डिसीजन मेकिंग। अगर आपका डिसीजन सही है तो उससे आउटकम निकल के आएगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर आपका डिसीजन सही नहीं होगा तो आउटकम में सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमी एज अ होल पे डील करता है। मैंने बताया था 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 11th में माइक्रो है, और माइक्रो इंडिविजुअल, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो इसमें तो माइक्रो होता है और ये होल में मैक्रो हो जाता है। ठीक, तो यहां मैक्रो का पूछा था तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द डेटा कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। आप कोई बिना ऑब्जेक्टिव के डेटा कलेक्ट करोगे देन दे आर कॉल्ड ओनली नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी। स्टैटिकल स्टडी का स्टेज कौन सा इनमें से? तो आपने पढ़ा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एनालिसिस ऑफ डेटा इज द स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडीज। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, दे आर नॉट रिलेटेड टू स्टैटिकल स्टडी stages of statistical studies. Question number 26, resources are always blank in relation to our want, first limited, scarce। तो देखो हमारी wants के कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं, स्केयर्स भी होते हैं, स्केयरसिटी होती है, और थर्ड वाला इक्वल टू, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि यहाँ ये दोनों है, फर्स्ट और सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज किसके पास होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे किसी भी इकोनॉमी में, वेदर इज डेवलपिंग इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, सभी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। देन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following is a statistical tool for analysis of data? डेटा का एनालिसिस करने के लिए आपके पास स्टैटिकल टूल क्या है? तो ये परसेंटेज भी होता है, कोरिलेशन, एवरेजेस। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में काफ़ी सारी क्वालिटी होती है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, ये होना चाहिए क्वेश्चनरी में, क्वालिटी है। क्रॉस वेरिफिकेशन इज द क्वालिटी। अनडिजायरेबल क्वेश्चन, अब क्वेश्चनरी में अनडिजायरेबल क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सो इट इज नॉट अ क्वालिटी। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और सिंप्लिसिटी इज अनदर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनरी। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों इसके क्वालिटीज हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का पब्लिश सोर्स नहीं है। फर्स्ट, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये होता है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन होता है। रिपोर्ट ऑफ कमेटी कमीशंस, तो ये तीनों आपके पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Question number 31, microeconomics is basically concerned with determination of output and price for an individual firm or industry। अब ये एक स्टेटमेंट है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो इनमें आप ऑप्शन पढ़ें फिर बताएं करेक्ट आंसर है। फर्स्ट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, कांट से एंड नन। सो मैं यहाँ बता दूं इट इज अ ट्रू सेंटेंस। ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है अपने पास। रीजन, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड होता है, आउटपुट से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट इन विच इकोनॉमी। डिग्री ऑफ एक्सचेंज मॉडरेट कब होता है? सिंपल किस में होता है? सिंपल इकोनॉमी में होता है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में ये जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है ये हाई होता है। तो करेक्ट आंसर इज सिंपल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 33, कंज्यूमर इज सोवरजेन अंडर विच इकोनॉमी। तो देखो कंट्रोल्ड इकोनॉमी तो गवर्नमेंट का होता है, यहाँ कंज्यूमर की सोवरगिनिटी नहीं होती है। देन करेक्ट आंसर इज मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी में कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होता है, तो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर के लिए डिफरेंट चॉइस को प्रोड्यूस करता है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं दिख रहा है, टी यू एंड एम यू, तो ये क्वेश्चन ये टी यू एंड एम यू। तो रिलेशन फर्स्ट देखते हैं, टी यू इज द सम टोटल एम यू, ये तो रिलेशन होता है। टी यू इज पॉजिटिव एज लॉन्ग एज एम यू इज जीरो, इट इज नॉट अ रिलेशन, क्योंकि एम यू जब जीरो होता है तब टी यू मैक्सिमम होता। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन और पढ़ते हैं, टी यू इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव, यस ये रिलेशन है। टी यू डिक्रीजेज व्हेन एम यू इज नेगेटिव, तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये टी यू और एम यू का रिलेशन है, बट ऑप्शन सेकंड इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन when commodity are continuously consumed, this law is called। ये लॉ क्या कहलाता है कि जब आप सक्सेसिव यूनिट किसी कमोडिटी की कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन कम होने लगती है एडिशनल। तो दिस लॉ इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ज़्यादातर बच्चे इसको फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, बट यहाँ मैं बता दूं ये तीनों ही लॉ सेम है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। डोंट गो विद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बार बार क्लास में पढ़ाया जाता है, बट ये तीनों लॉ सेम है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट द टी यू विल इंक्रीजेज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। टी यू डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, कौन से स्टेटमेंट से पता चलता है? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, यस इट इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आता है, ये नेगेटिव ही रहता है, कम होता जाता है। सेकंड ऑप्शन है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो करेक्ट आंसर है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि जब आप सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी बढ़ेगा नहीं, वो कम होता जाएगा। दैट इज वाई टी यू इंक्रीजेज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। सॉरी मैंने पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बता दिया, देन इट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन रिलेटिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम utility analysis। Which of the following is not a assumption relating to consumer equilibrium। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो यूटिलिटी एनालिसिस में कौन सा assumptions नहीं है, तो देखते हैं। पहला है रेशनल कंज्यूमर, यूटिलिटी कैन एक्सप्रेस इन नंबर, वर्थ ऑफ मनी इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट कंज्यूमर। तो देखो स्टार्टिंग के तीनों जो है ये अजम्पशन है यूटिलिटी एनालिसिस के, एंड इंडिपेंडेंट कंज्यूमर इज नॉट अ अजम्पशन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कब पॉसिबल होता है? पढ़ते हैं ऑप्शन को। इंफॉर्मेशन इज केप्ट टू बी सीक्रेट, यस इस कंडीशन में वो पॉसिबल होता है। सेकंड, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, एक्यूरेसी चाहिए, ये भी होता है इस कंडीशन में पॉसिबल। थर्ड, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड, तो ये तीनों ही कंडीशन में पॉसिबल है, सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का सेट कौन सा है? शेड्यूल, क्वेश्चनरी, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, नन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो सेट ऑफ क्वेश्चन शेड्यूल भी होता है, क्वेश्चनरी भी होती है, और थर्ड ऑप्शन है शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी। तो अब आप सिंगल नहीं लगा सकते ऊपर, तो यू विल गो विथ शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी इज द करेक्ट आंसर है। अगर आप शेड्यूल को लगाते हैं तो क्वेश्चनरी छूटता है, क्वेश्चनरी लगाते हैं शेड्यूल छूटता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना? कौन सा? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39, हु इज इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर कौन है? पर्सन हु प्लान एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ मैं बता दूं जो प्लान करता है इसको तो आप क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेटर। पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, यस इट इज कॉल्ड इन इन्यूमरेटर। सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड है पर्सन हु आंसर द क्वेश्चन, ये रेस्पोंडेंट होता है।
ऑल ऑफ दीज ऑप्शन अलग है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट जो 40 क्वेश्चन का है। दीज आर द 40 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप यू आर एंजॉइंग। Once again, it is my humble request, kindly subscribe my channel, promote it, share it with your friends, relatives, and like each and every video. Thank you.